हाय नमस्कार ड्रीमर्स, आज तारीख है 3 मार्च 2021। चलिए अपना डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम कार्टून का मेन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ कि 100 प्लस हो गया है और इवन एलपीजी सिलेंडर के भी प्राइसेस में क्या हुआ कि वृद्धि हुई है। तो जो आम कंज्यूमर है उसके थैले पर लोड पड़ता है। अब पीएम मोदी इन्हें सिखा रहे हैं, मतलब बेसिकली एक तरह से चिढ़ा रहे हैं इन्हें कि देखो कितना आसान है कि मैंने पेट्रोल का जो प्राइस है वो 3 बार हाइक किया, एलपीजी का प्राइस मैंने 3 बार हाइक किया, लेकिन देखो मैं इसको कैसे होल्ड करके रख सकता हूँ। और ये आम कंज्यूमर देखिए मुंह फाड़ करके देख रहा है, कह रहा है कि अरे हाँ कैसे कंज्यूम कर लिया, पीएम मोदी की बराबरी तुम कर भी नहीं सकते हो, कैसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस एक तरह से इसमें गवर्नमेंट के ऊपर तंज कसा जा रहा है, उसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जो एलिट क्लास के लोग हैं कह रहे वो तो इन प्राइसेस की हाइक को काफ़ी अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो आम कंज्यूमर है कह रहे हैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। आर्टिकल में सीज़ फायर के रिगार्डिंग डिस्कस किया गया है। सीज़ फायर का मतलब क्या होता है कि चलो हम पहले लड़ रहे थे अभी हम नहीं लड़ेंगे, यही होता है। तो पाकिस्तान के साथ भी केस सही है कि 1949 में पहली बार सीज़ फायर साइन हुआ था। सीज़ फायर चलो अब हम दोनों लोग नहीं लड़ेंगे, बट उसके बाद 1965 में फिर से लड़ाई होती है, 1971 में फिर से लड़ाई होती है। उसके बाद क्या होता है कि जितनी बार भी सीज़ फायर साइन होता है उतनी बार क्या होता है कि एक एरिया को डिज़ाइन कर दिया जाता है कि चलो ठीक है अब इस वाली बाउंड्री के बाद से अब हम लोग आगे पीछे हम दोनों ही नहीं जाएंगे। राइटर कहते हैं कि देखिए 1949 और 1965 जब दो बार सीज़ फायर का सिग्नेचर हुआ था तब तो एक वॉल ऑफ लाइन को क्रिएट किया गया था, लेकिन जब 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो उसमें ये लाइन क्रिएट नहीं किया गया था। फिर उसके बाद इंडिया के बीच में 1999 में भी लड़ाई होती है, 2003 में भी सीज़ फायर साइन होता है। अब वापस से अब आज की तारीख में 2021 में वापस से सीज़ फायर साइन हुआ है। राइटर कहते हैं कि ये वाला सीज़ फायर थोड़ा सा औरों से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री और ऑपरेशन ये दोनों ही कंट्री के, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस पर्सनल की तरफ से पॉजिटिव स्टेप्स आते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाता है इंडिया के फेवर में, और इंडिया भी एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाता है। ये सीज़ फायर साइन करने के पहले ही पीएम मतलब पाकिस्तान के पीएम को श्रीलंका जाना था, तो इंडिया ने अपने एयर स्पेस को यूज़ करने की अनुमति दे देता है। तो इस प्रकार से राइटर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और राइटर कहते हैं कि ये वाला जो सीज़ फायर है करे ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। इंडिया जो दो फ्रंट पर वॉर वो कर रहा था, इमेजिनेशन कर रहा था कि चलो उसे 2 फ्रंट पर वॉर लड़ना पड़ेगा, अभी दोनों ही फ्रंट पर अब पीस इस्टेब्लिश होते हुए नजर आ रहा है। चाइना भी डिसएंगेजमेंट के लिए रेडी हो गया है और पाकिस्तान भी सीज़ फायर के लिए रेडी हो गया, बट मे बी राइटर कहते हैं कि ये वाला जो सीज़ फायर है करे ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों ही आर्टिकल में सेम चीज़ों पर बात की जाती है। इसमें जीडीपी और जीवीए की ग्रोथ रेट पर बात की जा रही है। जीडीपी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एक निश्चित एरिया के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी कह रहे वो जीडीपी कहलाएंगी। जैसे इंडिया में एक पूरे फिनेंशियल ईयर मतलब टाइम लिमिट क्या है 1 साल, बाउंड्री क्या है उसकी कि इंडिया की जो भी बाउंड्री है, अब इस बाउंड्री के अंदर अब चाहे कोई फॉरेन कंट्री का पर्सन आकर के यहाँ पर कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा कह रहे वो भी जीडीपी में होगा, काउंट होगा, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन होगा कह रहे वो जीडीपी में काउंट होता है। ऑल राइट। तो राइटर कहते हैं कि इंडिया का जो क्वार्टर थर्ड का जीडीपी ग्रोथ रेट है कह रहे वापस से अपनी पटरी पर आ रहा है और वो 0.4% है। और राइटर फिर आगे कहते हैं कि जो जीवीए का ग्रोथ रेट है वो 1% है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, जीवीए होता क्या है? देखिए जीडीपी में हम हमेशा फिनिश्ड गुड को कैलकुलेट करते हैं, जबकि जीवीए में क्या करते हैं कि हर स्टेज पर जो भी वैल्यू एडिशन होता है हम उसे ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से जीवीए का ग्रोथ रेट है वो 1% और जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 0.4% है। राइटर यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी सपोर्टिव मानते हैं, बोलते हैं कि जब सारे सेक्टर पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखा रहे थे तो उस वक्त ये एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिखाया था। अब यहाँ पर कंपैरिजन की बात करते हैं कि देखिए इंडिया ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सोचा था कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 23.9% क्या होगी, कंप्रेस होगी, जबकि उससे ज़्यादा होती है 24+% क्या होता है कि वो कंप्रेस होता है।
फिर अगेन इस क्वार्टर फर्स्ट एंड क्वार्टर सेकेंड में इंडिया के जीडीपी को बोला गया था कि 7.7% ही केवल क्या करेगी, वो कंप्रेस करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा कंप्रेस होता है। लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि इंडिया क्वार्टर थर्ड में इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 0.4% से इंक्रीज़ हो रहा है और जीवीए 1% से इंक्रीज़ हो रहा, राइट। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल और ये वाला भी आर्टिकल, दोनों आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास थर्ड वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो ईरान डील के रिगार्डिंग है। देखिए, ईरान चाहता है कि पहले यूएसए स्टेप ले और यूएसए चाहता है पहले ईरान इनिशिएशन ले। मतलब कौन शुरुआत करेगा कि हम दोनों वापस से ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर फिर से साइन करेंगे। यूरोपियन यूनियन परेशान है, इसलिए यूरोपियन यूनियन चाहता है कि यूएसए और ईरान के बीच में बातें हो जाएं, लेकिन यूएसए और ईरान के बीच में बातें नहीं हो पा रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन झुकना नहीं चाहती हैं। अब ईरान में क्या होगा कि सत्ता में परिवर्तन होगा जून में, तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो कभी भी झुकना नहीं चाहती है जिस दिन इलेक्शन टाइम पीरियड होता है। फिर अगेन जब जो बाइडेन आए हुए हैं तो वो भी झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले ट्रम्प क्या थे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहे थे ईरान के ऊपर। तो अब उनके ऊपर ब्लेम ये लगेगा कि देखो कितने वीक प्रेसिडेंट हैं जो ईरान जैसी कंट्री के आगे वो झुके। मतलब दोनों ही कंट्री क्या झुकने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, ईरान धोखे में नहीं आना चाहता है, क्योंकि 2001 में जब ईरान ने यूएसए को सपोर्ट किया था तालिबान के अगेंस्ट लड़ाई करने में, तो जैसे ही तालिबान का केस सॉल्व हो जाता है, तालिबान के ऊपर यूएसए की जब जीत हो जाती है, ठीक है, तालिबान को काफ़ी पीछे धकेल दिया जाता है इवन अफगानिस्तान में। तो उसके बाद क्या होता है कि ईरान को उसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है जिस कैटेगरी में नॉर्थ कोरिया को डाला गया है। जबकि नॉर्थ कोरिया ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था यूएसए का, लेकिन ईरान ने किया था। उसके बावजूद ईरान को भी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। इस समय जो रूलिंग पार्टी है इस ईरान में, कह रहे वो काफ़ी लिबरल थॉट्स रखती हैं, इसी वजह से ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर उसने साइन कर लिया था जैसे ही ओबामा ने ऑफर किया था। ठीक, एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है तो मे बी कि ईरान वापस से उसको ट्रस्ट ना हो यूएसए के ऊपर, क्योंकि इससे पहले कि जो वो थी प्रेसिडेंसी थी, कह रहे डोनाल्ड ट्रंप ने, कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस पूरे उसको रिलेशन को डैमेज करके गए हुए हैं। राइटर यहाँ पर कहते हैं कि देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है, कह रहे हैं कि अगर ट्रस्ट को डेवलप नहीं किया जाएगा तो मे बी पॉसिबिलिटी ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वापस से साइन न हो सके। लेकिन यूएसए बहुत जल्दबाजी में वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जून के बाद कुछ भी हो सकता है। जून के बाद अगर नॉन लिबरल अगर गवर्नमेंट आती है तो मे भी हो सकता है कि वो कहेगा नहीं, अब तो हम अपना न्यूक्लियर का जो प्लान है, कह रहे हैं अब हम उसको इनिशिएट करेंगे, अब हम आपके साथ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर साइन नहीं करने वाले हैं, राइट। तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, वो रिगार्डिंग द स्टूडेंट का पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना या न करने के रिगार्डिंग है। देखिए यहाँ पर बीजेपी का विरोध हो रहा है, मेन जो रूलिंग पार्टी है, कह रहे हैं उसका विरोध हो रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग भी और एनआरसी के रिगार्डिंग भी। और राइट, अभी तक क्या हो रहा था कि रूलिंग गवर्नमेंट ने बोला कि यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, कह रहे हैं वो विरोध का प्रदर्शन नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, मतलब पूरी तरह से वो अपने स्टडी पर फोकस करें, वो राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन अखिल विद्यार्थी परिषद जो कि सब पार्ट है बीजेपी का, कह रहे हैं वो क्या करता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मतलब फेवर में क्या करती है, रैलीज करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ आप दूसरों को एडवाइस कर रहे हो कि अब आप राजनीतिकरण नहीं करोगे विद्यार्थियों का, और दूसरी तरफ आपका ही जो सब पार्ट है, कह रहे हैं वो इस राजनीति में हस्तक्षेप करता है। फिर राइटर यहाँ पर कहते हैं कि देखिए कि एक बच्चा जब 18 साल का हो गया तो अब वो क्या कर सकता है कि अब वो अपना मत देने का उसके पास अधिकार आ जाता है। और राजनीतिकरण तो वो बचपन से ही सीख लेता है। कह रहे हैं कि अगर कोई कस्बे में रहने वाला बालक है, कह रहे हैं कि वो अगर वो उसके बगल में डंपयार्ड है जहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा आकर के इकट्ठा होता है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि उसके दिमाग में विचार जरूर आएंगे कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, कह रहे हैं कि ये पॉल्यूशन के लिए कुछ करती क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कह रहे हैं कि वो तो विरोध करेगा ही इन बातों का। कह रहे हैं ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कह रहे आप इसको किसी भी विद्यार्थी को इस मामले में आप कैसे रोक सकते हो कि वह राजनीति में हिस्सा न ले। कह रहे हैं कि उसका स्वरूप अलग जरूर हो सकता है, लेकिन अब वह विरोध न करे। कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग है। ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया कि हमारा डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो इंडिया और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के रिगार्डिंग है। देखिए वियतनाम ने क्या किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है यूरोपियन यूनियन के साथ।
ठीक है। अब जो प्रेफरेंसेस मिलता है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, कह रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कह रहे उन्होंने क्या किया था कि कुछ प्रोडक्ट पर क्या किया था, जीएसपी का प्रेफरेंसेस दिया था। अब जो जिस प्रोडक्ट को इंडिया प्रोड्यूस करता है उसी को बांग्लादेश, उसी को वियतनाम भी प्रोड्यूस करते हैं। वियतनाम ने क्या किया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, मतलब अब वहाँ की कंपनीज वहाँ के बने हुए जो प्रोडक्ट हैं मेड इन जो वियतनाम होंगे, कह रहे हैं उसके ऊपर टैक्स या टैरिफ नहीं लगेगा यूरोपियन यूनियन में, जबकि इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बना हुआ रहेगा, कह रहे हैं उस पर टैक्स या टैरिफ लगेगा यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन मतलब कि यूरोप का एक समूह है, ठीक। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड की कैपेसिटी है, कह रहे हैं वो 39 बिलियन की है, लेकिन अब वो 39 बिलियन के इंस्टेड ऑफ कह रहे हैं कि केवल 7 बिलियन या 9 बिलियन का ही क्या हो पा रहा है, ट्रेड हो पा रहा है। अब तो उस पर बैरियर और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के कुछ प्रोडक्ट को वो जीएसपी के प्रेफरेंसेस से क्या करने वाले हैं, वो बाहर करने वाले हैं। अब जीएसपी का प्रेफरेंस क्या होता है कि देखिए हम करते क्या हैं कि पर्टिकुलर जो डेवलप्ड कंट्री होती है, डेवलपिंग कंट्री को कुछ प्रोडक्ट पर रियायत देती है कि चलिए ठीक है, हम आपके ऊपर इन प्रोडक्ट पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो इंडिया के कुछ प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा कि उससे बाहर किया जा रहा। उसकी लिस्टिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में है या नहीं है। तो आंसर है नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि देखिए वियतनाम ने क्या कर लिया कि साइन कर लिया है, चाइना ने क्या किया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब आरसीपी में तो साइन किया हुआ है, तो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो यूरोपियन यूनियन में क्या कर सकता है कि बिना किसी टैरिफ या टैक्स के क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, लेकिन इंडिया सेल नहीं कर सकता। हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। वो एक अमराहा और एक टिग्री, दो कम्युनिटी है इथियोपिया में, उन दोनों के बीच में होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब उन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो वहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, कह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, और उसके जो सोशियो इकोनॉमिक जो फेनामेना जो हमें इथियोपिया में देखने को मिलेगा, मतलब अफ्रीका का जो स्टेटस है, कह रहे हैं वहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, कह रहे हैं कि अगर हमें पीस वहाँ पर इस्टेब्लिश करना है तो कह रहे हैं वहाँ पर हमें वैक्सीनेशन भी, हमें वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी, हमें वहाँ पर एजुकेशन भी, कह रहे प्रॉपर तरीके से हमें वहाँ पर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट। इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में कुछ है नहीं। जो रीजन के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वैसे भी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस हमें इतना समझना है कि हाँ इस रीजन में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इथियोपिया में अभी भी, वो हमें समटाइम ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मदद कर सकता है। आज की तारीख में जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।